वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जानेंगे रोल ऑफ ज्योग्राफी के जो हमारा टॉपिक है इसमें। ज्योग्राफिकली द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ वेरी डाइवर्स। देर आर ह्यूज माउंटेन्स, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, फॉरेस्ट, फर्टाइल रिवर्स, वैलीज, प्लेट्यूज, कोस्टल एरिया। भौगोलिक तौर पर हम सभी जानते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप बेहद विविधताओं से भरा है। यहाँ पर ऊंचे पर्वत, ठंडे और गर्म मरुस्थल, गर्म आप जानते हैं कि जो हमारा थार रेगिस्तान है, और कोल्ड डेज़र्ट की हम बात करें तो लेह और लद्दाख का जो रीजन है वहाँ पर कोल्ड डेज़र्ट पाया जाता है। और फिर इसके बाद यहाँ पर जंगल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और उपजाऊ नदी घाटियाँ हैं, पठारी क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र हैं। तो भारत पूरी डाइवर्सिटी से भरा हुआ देश है। दीज फिज़िकल फीचर ग्रेटली इन्फ्लुएंस द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये सभी भौगोलिक जो फीचर्स हैं वो भारत के इतिहास को प्रभावित करते हैं। दे ऑल्सो इन्फ्लुएंस द कस्टम एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर कंट्री। साथ ही ये हमारे परंपराओं, रीति रिवाजों को भी प्रभावित करते हैं। द इंडो गंगेटिक प्लेन्स आर द मोस्ट फर्टाइल रीजन्स ऑफ इंडिया। जो गंगा का मैदानी भाग है वो देश का सबसे ज़्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में से आता है, तभी यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार का भी, पूर्वी बिहार का कुछ भाग, पश्चिमी बिहार का कुछ भाग बहुत उपजाऊ इलाकों में माना जाता है। दे आर वाटर्ड बाय 3 रिवर्स। यहाँ पर 3 नदियों का परितंत्र है, गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी, विच ब्रिंग्स अलोंग एलुवियल सिल्ट टू दिस रीजन। जो यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी को लेकर आती है। जलोढ़ मिट्टी बेहद उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है फसलों के लिए। सिंस द इंडो गंगेटिक रीजन इज़ वेरी फर्टाइल, इट इज़ ऑल्सो डेंसली पॉपुलेटेड। अब इंडो गंगेटिक रीजन बेहद उपजाऊ होने के कारण बेहद घनी बस्तियों वाला भी है। आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, सब सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य। बिहार भी इसी श्रेणी में आता है। फिर पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो ये भी दुनिया के सबसे घने इलाकों में से एक माना जाता है। तो उपजाऊ होने के साथ साथ यहाँ पर घनी आबादी भी निवास करती है। द कोस्टल एरियाज प्रोवाइडेड सी रूट्स फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रेवलिंग पर्पस। जो समुद्री इलाके हैं वहाँ पर जो सी रूट्स हैं वो व्यापारिक और यात्रिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अराइकामेडू इज़ द स्मॉल टाउन दैट लाइज 7 किलोमीटर्स फ्रॉम पुडुचेरी। अराइकामेडू जो एक छोटा सा टाउन है जो पुडुचेरी से 7 किलोमीटर दूर है। ड्यूरिंग चोल पीरियड, यानी चोलों के समय से, इट वॉज अ मेजर पोर्ट। ये एक समय प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। एंड वॉज नोन फॉर हैव ट्रेड कॉन्टैक्ट्स विद रोम। और माना ये जाता है कि इस छोटे ये उस समय के बेहद महत्वपूर्ण बंदरगाह से रोम तक का जो व्यापार है वो हुआ करता था। आइए एक नज़र डालते हैं प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री पर। समझते हैं प्री हिस्ट्री क्या है। इट इज़ द पीरियड व्हेन राइटिंग वॉज नॉट इन्वेंटेड। ये वो समय था जब लेखन शैली का आविष्कार नहीं हुआ था। नो रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल फॉर दिस पीरियड। इस समय के कोई भी लिखित जो अवशेष हैं वो प्राप्त नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज सच एज स्टोन टूल्स एंड फोसिल्स हेल्प अस टू नो अबाउट दिस पीरियड। इस समय के बारे में हमें तमाम आर्कियोलॉजिकल स्रोतों जैसे कि पत्थरों से बने औजार और जो जीवाश्म हैं, फोसिल्स हैं, उनके माध्यम से हमें उस काल की जानकारी मिलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल वी नो अबाउट डायनासोर्स विद द हेल्प ऑफ देयर फोसिल्स। हम डायनासोर के बारे में तब जान पाए जब हमें उनके जीवाश्म मिले। प्रोटो हिस्ट्री क्या है? राइटिंग वॉज डेवलप्ड इन दिस पीरियड। इस समय के दौरान लेखन शैली डेवलप हो चुकी थी। लिमिटेड रिटन रिकॉर्ड्स एंड सम आर येट टू बी डिस्क्रिप्टेड। यानी सीमित जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं वो उस समय पाए जाते थे, और अब भी बहुत सारे जो है वो पढ़े नहीं जा सके हैं। डिस्क्रिप्टेड मीन्स होता है अभी तक उनका अध्ययन नहीं किया जा सका। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आर द मेन सोर्स टू इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड। प्रोटो हिस्ट्री में जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स हैं वो मेन सोर्स हैं इस समय काल के इतिहास के बारे में जानने के लिए। द इंडस वैली स्क्रिप्ट इज़ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट दैट इज़ येट टू बी डिपिक्टेड। यानी कि इंडस वैली की जो स्क्रिप्ट है, लिपि है, उसका आज तक अध्ययन नहीं किया जा सका, जो चित्र लेखात्मक लिपि जिसको माना गया है। वी केम टू नो अबाउट दिस ग्रेट सिविलाइजेशन थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्स। हम इस
सभ्यता के बारे में आर्कियोलॉजिकल सोर्स के माध्यम से ही पता कर पाए हैं। इसके बाद हिस्ट्री के बारे में बात करें, द पीरियड आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग, ये वो समय है जब इतिहास में लेखनी का जो आविष्कार है वो हो चुका था। देयर आर डिपिक्टेड रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल ऑफ दिस पीरियड, इस समय काल में हमारे पास लिखित जो रिकॉर्ड्स हैं वो उपलब्ध थे। अर्ली राइटिंग वॉज डन ऑन लीव्स, क्ले, कॉपर टैबलेट्स, रॉक पिलर etc। और इस समय की जो लेखनी है वो पत्तियों पर, मिट्टी पर, और जो धातु के शिलालेख होते थे या पत्थरों के शिलालेख होते थे, खंबे होते थे, उन पर उपलब्ध थे। बोथ आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्स आर अवेलेबल फॉर दिस पीरियड, इस समय के पुरातात्विक और लिटरेरी यानी जो साहित्यिक स्रोत हैं वो उपलब्ध हैं। अ लार्ज अमाउंट ऑफ लिटरेचर इज़ अवेलेबल, इस काल का साहित्यिक जो स्रोत है वो काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है। विच इज़ सप्लीमेंटेड विद आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, जो पुरातात्विक स्रोतों के साथ जुड़ा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऋग्वेद गिव अस इंफॉर्मेशन ऑन द ऋग्वैदिक एज, ऋग्वेद के माध्यम से हमें एक पूरे ऋग्वैदिक काल का जो है वो परिप्रेक्ष्य प्राप्त होता है। आइए समझते हैं सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री के बारे में। सोर्सेज हैव बीन डिवाइडेड इनटू आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड लिटरेरी सोर्स, इतिहास के स्रोतों को दो प्रमुख भागों में बांटा गया है, पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। आइए जानते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मटेरियल्स रिमेन्स ऑफ द पास्ट, आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व का अर्थ होता है कि प्राचीन काल में बचे हुए जो भी मटेरियल्स हैं उनके अवशेषों का अध्ययन करना आर्कियोलॉजी कहलाती है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग, मॉन्यूमेंट्स, टूल, पोट्री, आर्टिफैक्ट्स, ज्वेलरी एंड आइटम्स दैट मे हैव बीन यूज्ड बाय द पीपल ऑफ दैट पीरियड। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के अंतर्गत पुरानी इमारतें, स्मारक, औजार, बर्तन और कलाकृतियों की चीज़ें और शिल्पकारियों की वस्तुएं, साथ ही आभूषण, और ये सभी चीज़ें जो उस समय के लोगों के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स के तहत आती है। सम आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स गेट बेरिड अंडर द ग्राउंड, कुछ आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं वो ज़मीन के अंदर दफन होते हैं। दीज आर केयरफुली डग आउट बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू स्टडी द हिस्टोरिकल पीरियड। बहुत सारे ऐसे आर्कियोलॉजिकल साइट्स को जो ज़मीन के अंदर दफन हो गई थी आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढ कर निकाला और फिर उस समय के हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में अध्ययन किया। इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के तौर पर मैं आपको बता सकता हूँ। द प्लेस फ्रॉम वेयर दीज रिमेन्स, और हड़प्पन सिविलाइजेशन जो 1921 में जॉन मार्शल जो थे उनके नेतृत्व में इसको खोजा गया था। The places from where these remains are dug out is known as an excavation or archaeological site। और जहाँ से भी इन अवशेषों को प्राप्त किया जाता है, डग आउट जिनको खोजा जाता है, इसको हम एक्सकवेशन या आर्कियोलॉजिकल साइट के नाम से जानते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द आर्कियोलॉजिकल सोर्स आर फिजिकल एंड डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अल्टर्ड। ये जो स्रोत होते हैं आर्कियोलॉजिकल स्रोत, ये फिज़िकल और डायरेक्ट सोर्स होते हैं हिस्ट्री के। मॉन्यूमेंट एंड बिल्डिंग र्यून्स, अब स्मारकें जो इमारतें होती हैं और स्मारक होते हैं वो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स होते हैं। द रिमेन ऑफ मॉन्यूमेंट्स ऑफ बिल्डिंग प्रोवाइड अ स्टैंडिंग टेस्टिमनी ऑफ द पीरियड ऑफ स्टडी, यानी कि प्राचीन काल के जो बचे हुए स्मारक और इमारतें हैं वो उस समय काल का एक संपूर्ण इतिहास के तौर पर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। देयर आर न्यूमरस बिल्डिंग ऑफ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस इन इंडिया सच एज टेम्पल, स्तूप, फोर्ट्स एंड पैलेसेस। भारत में कई ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं जैसे जिनमें मंदिर हैं, स्तूप हैं, दुर्ग यानी किले हैं, महल हैं। दीज मॉन्यूमेंट्स थ्रू लाइट ऑन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल। ये स्मारक उस समय की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन का पर प्रकाश डालते हैं।
These monuments also inform us about the period in which they were built and scientific knowledge of the people of that period. ये स्मारक हमें जानकारियाँ प्रदान करते हैं उस समय के वैज्ञानिक नॉलेज के बारे में कि कितने उस समय के लोग आर्किटेक्चर में समृद्ध थे हुआ करते थे. द रिमेन ऑफ इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग गिव अस. अब उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो आज से 12वीं शताब्दी में 11वीं और 12वीं शताब्दी के दरमियान कुतुब मीनार का निर्माण होता है. तो आप अंदाज़ा लगाइए एक इतनी ऊंची इमारत आज से 800 साल पहले निर्माण की गई है. और भी बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं जो कुतुब मीनार से भी बहुत पहले अस्तित्व में आई और आज भी वर्तमान में वो अपना अस्तित्व बरकरार रखे हैं. तो द रिमेन्स ऑफ इम्पोर्टेंट बिल्डिंग गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द आर्किटेक्चरल स्टाइल प्रेवलेंट इन दैट पीरियड. यानी जो इमारतों के अवशेष बचे हुए हैं ये हमें जानकारी प्रदान करते हैं कि उस समय काल की जो आर्किटेक्चर स्टाइल है वो कैसी हुआ करती थी. एंशियंट ruins were also give a glimpse into a culture identity of a place. साथ ही प्राचीन जो अवशेष हैं वो वहाँ उस जगह के सांस्कृतिक विरासत का भी हमें झलक प्रदान करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल द अजंता केव्स इन औरंगाबाद महाराष्ट्र आर फुल ऑफ स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग. उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जो अजंता की गुफाएं हैं वहाँ पर चारों तरफ दीवारों में मूर्तियाँ और पेंटिंग्स बने हुए हैं. Some of the cave frescoes depict stories from Buddha life, and others offer a vivid representation of people's life who had craved these caves. कुछ गुफाओं पर बुद्ध के जीवन की स्मृतियों का उल्लेख है, कुछ पर अलग अलग काल के लोगों के का भी वर्णन उन गुफाओं में किया गया है. मुख्यतः जो इन गुफाओं में आपका बुद्ध के जीवन का वर्णन मिलता है. आई होप आप लोगों को इतना ये क्लियर हुआ होगा. बाकी का जो टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे.